कौन है बोरा समाज? मैं बोल रहा हूँ मुछाला साहब के बारे में। मुछाला साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल कमेटी के चेयरमैन अभी भी हैं और पिछले 30 साल से हैं। नहीं, सवाल ये सवाल का मैंने आपको जवाब दिया कि मुछाला साहब के बारे में जिन साहब ने एक आर्टिकल लिखा था उनके खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर रखा है। नोटिस आपको भी दे दूंगा। गलत धारणा, गलत सवाल से मत फैलाइए। मुछाला साहब पर्सनल लॉ बोर्ड के। अब आप क्या मुझे ये बताएंगे कि अजमेर का पूरा अजमेर क्या जो है मोदी के कहने के, एक आदमी के कहने पे पूरा अजमेर जो है? पहली बात तो ये धारणा बदलिए कि बोरी समाज, बोरा से 4 टोपी वालों को बिठा के आप कह रहे हैं बोरा समाज जुड़ा हुआ है। बोरा समाज के तमाम लोग मेरे साथ। हुज़ैफा अहमदी कौन है? जो 5 याचिकाएं शामिल हुई हैं उसमें हुज़ैफा अहमदी की याचिका है। हुज़ैफा अहमदी हमारे प्रेसिडेंट यूसुफ मुछाला के भांजे और उनके सिखाए हुए हैं। उनके बाप जस्टिस अहमदी थे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नोटिस है, ये नोटिस की कॉपी है। जातियात के सवाल करते नहीं, ये आप लोग जो है पर्सनलाइज कर। हुज़ैफा अहमदी कौन है? हुज़ैफा अहमदी कौन है? नहीं, आप जवाब लीजिए। नहीं, इनका एजेंडा मैं समझ रहा हूँ। आप एजेंडे पे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। आपके एजेंडे को मैं करता हूँ। हुज़ैफा अहमदी कौन है? हुज़ैफा अहमदी कौन है मुझे बताइए। बोरी है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ हुज़ैफा अहमदी कौन है, बोरी है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बोरा समाज के 100 लोग अगर बोरा समाज में हैं तो 100 के 100 लोगों को आप मोदी भक्त बताएंगे? मैं आपने कहा कि बोरा समाज, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। आपने कहा बोरा समाज किसने समर्थन किया। मैं कह रहा हूं बोरा समाज में 100 लोग हैं, क्या 100 के 100 लोगों ने बोरा समाज के मोदी के बिल का समर्थन किया? कौन मिला? तो उनसे कौन मिला? जो मिला उससे आप बात करिए। मिलने को तो सुन्नी समाज के लोग भी मिले, तो क्या आप मुझको सवाल करेंगे उसका? मेरे जो प्रेसिडेंट हैं वो 35 साल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी का चेयरमैन है और प्रोमिनेंट लॉयर है जिसकी 35 साल की हिस्ट्री है। 92 के राइट से मुसलमानों के केस देख रहा है। अगर आप उसके बारे में या कोई आदमी बोलेगा तो जिस तरह से हमने मुकदमा किया हुआ है फर्जी स्टोरी के खिलाफ, उस पर भी मुकदमा करूंगा। आप उस मुकदमे के पेपर देखना चाहता हूं, मैं अभी आपको पेपर व्हाट्सएप दिखा दूंगा। केस को डाइवर्ट मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 में वक्त के खिलाफ है, आप करिए सवाल। और अगर एजेंडे पे सवाल करेंगे तो जो जवाब मैं दे रहा हूं वैसे ही जवाब दूंगा आपको। ठीक, नहीं, आप खालिद अनवर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हम मान लें कि बिहार के सारे मुसलमान उनके साथ हैं? ये आप भी बिहार के हैं, आप उनको सपोर्ट करें बिल को, आप बिल का सपोर्ट करें भाई। मैं आपको बता रहा हूँ एक तरफ लोगों में ये है कि बोर्ड समर्थन, बोर्ड बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है और आप लोग अलग एक बात हुई थी। ये आपने बोर्ड के लोगों से बात करी कि नहीं करी कि वो हम उनके समर्थन में कि उनके खिलाफ हैं या अलग से काम कर रहे हैं? आपने बात करी? अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जब एक तरफ बोर्ड रैली कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, ये हम बोर्ड के कोऑर्डिनेटर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बोर्ड के खिलाफ हैं? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं 25 साल से। आप क्या बात कर रहे हैं? मुछाला साहब 32 साल से मेंबर हैं पर्सनल। नहीं, वो उनका एजेंडा है। और जो आप ये कह रहे हैं, नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं जो सबकी नॉलेज में पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। रहेंगे आपकी तरह की सहाफत करने वाले फितना न फैलाएं, याद रखिएगा। बोर्ड के कोऑर्डिनेशन में हम तरह तरह के 72 पिटीशन कोर्ट में डाली गई। इसमें एक बोर्ड भी है, 71 दूसरे लोग भी। मैं भी पिटिशनर हूँ, अदीब साहब भी पिटिशनर हैं। आप बाकी 68 से पूछने गए क्या कि बोर्ड ने पिटीशन डाली तो आपने क्यों डाली? एजेंडा मत चलाओ यार, एजेंडा मुस्लिम मंच का एजेंडा मत चलाओ। सुप्रीम कोर्ट का ये जिम्मेदारी है, वो मुहाफिज है आइन का, संविधान का। संविधान में जो डायरेक्शंस हैं उसके बाहर अगर जाएगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेती है। तो 3 इश्यूज़ पर उन्होंने उनसे संज्ञान लिया है और उनसे सवाल मांगे हैं। लेकिन हम लोगों का ये बिलीव है कि पूरा एक्ट जो है, जो बन गया है, वो धांधलीबाजी और मेजॉरिटी के जोन में बन गया है। 40 अमेंडमेंट दिए गए, एक को नहीं माना, एक को भी। मिसाल के तौर पर जो 2013 का अमेंडमेंट एक्ट है, मैं उसका मेंबर था, उस कमेटी का। वो यूनानिमस पास हुआ था। कानून बनने के माने ये होते हैं। इससे पहले 95 में जो एक्ट बना वो भी यूनानिमस था। जब हमारे ज़माने में जब ये एक्ट बना था 2013 में, तो बीजेपी के दोनों जो मेंबर्स थे
नकवी और जावेकर, ये दोनों ने यूनानिमस पास किया था। उनके भी कुछ सजेशन थे, रखे गए थे। सिखों के सजेशंस रखे गए थे। ये पहला बिल ऐसा है जिसमें अपोजिशन का एक भी पॉइंट नहीं रखा गया। तो आप समझ सकते हैं ये बिल कैसा है। अब अगर ये 3 कानून पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, और लेना पड़ेगा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो संविधान की हिफाजत करें, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ये कहा है कि हम एक्ट का भला कर रहे हैं। ये भी कहा है कि 70% ज़मीनों पे झगड़ा है, और एक्ट क्या लेके आ रहे हैं, अगर 12 साल से कोई आदमी काबिज़ है तो ज़मीन उसकी हो गई। 70% जो ज़मीन के मुकदमे चल रहे हैं, वफ़ का उसूल ये है कि अगर एक बार आपने वफ़ कर दिया तो ताहयात वो वक्त रहेगा। अब 12 साल में जितने इंक्रोचर्स हैं उनको ज़मीन चली जाएगी। मोदी ये कह रहे हैं कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं। जब तुम 70% ज़मीनें कब्ज़ा कर लोगे तो किस गरीब की मदद करोगे तुम? ये जो अफवाह उड़ गई है, इसको समझने की कोशिश है। हम लोग जो ये 24 तारीख को, जैसे हमारे साथी नदीम साहब ने कहा, ये जो एक प्रोपेगेंडा हो गया है कि साहब ये दाढ़ी टोपी वालों की लड़ाई हो रही है। ये दाढ़ी टोपी वालों की लड़ाई नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ 2 सोच हैं। एक सोच वो है जो ये कहती है कि संविधान को हम बदलेंगे, और एक सोच वो है जो कहती है संविधान को हम बचाएंगे। तो जो बचाने वाले लोग हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और दूसरी जातें भी हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। इसलिए ये लड़ाई हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट बना है इसकी मुखालफत हो। और जब हमको संविधान में आर्टिकल 26 में इस बात की इजाज़त दी गई कि हर माइनॉरिटी अपने उसूल पर चल सकती है, तो हमारे हक़ में आप कहाँ से आ गए? क्यों आप हमारा हक़ छीन रहे हैं? कहते ये हैं कि साहब ये मुसलमानों की बहाली के लिए कर रहे हैं। अब मुसलमानों की बहाली, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों की खानकाहें, मुसलमानों के कब्रिस्तान गैर मुसलमान तय करेंगे? ये वो सवाल हैं जो एक दाग है, धब्बा है हिंदुस्तान की सियासत में और यहाँ की तारीख़ में। और ये एक मैंने अभी भी एक मीटिंग में कहा, इसी पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में, कि एक चीज़ इसमें अच्छी हुई है कि शेर जग गया है। मोदी ने जगा दिया है उन सारे लोगों को जो किसी न किसी वजह से कहते थे हमारा मसला नहीं है, ये इनका है, वो देख लें। आज कितनी बड़ी तादाद में हमारा हिंदू भाई हमारे पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा कि ये संविधान बदलने की शुरुआत तो हो ही चुकी थी, ये आखिरी कील है। अगर इसको भी कर दिया इन्होंने तो मोदी और शाह से क्या उम्मीद है कि ये भी पूछ लें कि जो तुम लोग ज़कात देते हो, खैरात देते हो, इसका अकाउंट दो, पैसे कहाँ से आते हैं, इतनी ज़कात कैसे दे रहे हो, ये भी तो पूछ सकते हैं ना वो। इसको रोकना बड़ा सख्त ज़रूरी है। 24 तारीख को जो अभी आपसे कहा गया, हम आपसे चाहते हैं कि आप वहाँ तशरीफ़ लाएं और लोग देखें अपनी आँखों से कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, दानिश्वर हजरात सोच में पड़ गए हैं। सर, आपने कहा अभी की पूरी तरह निरस्त होना चाहिए कानून, पर क्या कोई याचिका पूरी तरह निरस्त करने के लिए कानून को सुप्रीम कोर्ट में लगा गई या कुछ पॉइंटों को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम 3 बातों का उसने संज्ञान लिया है। उस संज्ञान से हमें फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी बहुत सी जायदादें जो वक्फ जो का मसले पे आई थी कि जो ऐलान किया गया लिखित में नहीं है, वो बहुत बड़ी जायदादें बच जाएंगी। शायद ये भी बच जाए कि जो गैर मुस्लिम रखे गए हैं वो भी ना पाएँ। ये 2 बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन वहाँ तो परिधान, आप पता है इस्लाम में क्या होता है। आप जो हजरात इसमें मुसलमान नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस्लाम का तसव्वुर सिर्फ एक बात से है
कि वो एक अल्लाह को मानता है, प्रॉफिट मोहम्मद उसका आखिरी पैगंबर है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल कर दिया वो मुसलमान हो गया। लेकिन यहाँ ये कि 5 साल बताओ, चलो मुसलमानों को मस्जिदों में जाके देख लोगे कि भाई इतने दिन से आ रहे हैं, औरतें कहाँ से जाओगे, घरों में घुसोगे उनके कि नमाज़ पढ़ रही थी। एक मजाक बना दिया। यानी पार्लियामेंट को आपने अभी कहा कि मेजॉरिटी से पास हो गया, आज इनके पास मेजॉरिटी है। अगर ये मेजॉरिटी ये साबित कर दे, ऐलान कर दे, और कर सकते हैं वो, कि मोदी ही जो हैं, क्योंकि मोदी को भगवान तो मान लिया है, उन्होंने खुद भी कह दिया हम अवतार हैं, और उनके लोग कह रहे हैं ये भगवान है। कल अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि सारे अख्तियार अब मोदी के पास हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि 26 के जो आर्टिकल में जो हमको सिक्योरिटी दी गई है तुम उससे खिलवाड़ करो? पूर्वक ये आंदोलन नहीं कर सकते सड़क पर आता? हमारे साथ आप समझने की कोशिश करें, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी गांधीनियन मूवमेंट हुआ वो शाहीन बाग का हुआ, जहां नॉन वायलेंस को देखते हुए बग़ैर लीडर के हमारी ख़वातीन ने पूरी दुनिया को जगा दिया। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि वहाँ से हिंदुस्तान में आग लग गई। उसको इस तरह से आपका मीडिया बयान करता है, हमसे पूछते हैं सवाल, क्या शाहीन बाग करोगे? उनको ये तक नहीं, उनको ये बताया गया कि क्योंकि मुसलमानों ने किया। और ये बात मैं आपको बताऊं दुख के साथ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे अच्छे साथी हैं, उन्होंने ये बात कही जब मैंने उनसे कहा कि भाई हिंदुस्तान में, उनका नहीं वो तो मुसलमानों को मूवमेंट था, यानी मुसलमान को एहतिजाज करने का हक़ नहीं है। तो हम लोग कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जहां ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। नहीं, और दूसरी कौमों को ये मौके हैं। हमारे जो वायलेंस फ्री डेमोक्रेटिक गांधीनियन मूवमेंट है उसमें मुसीबत है। आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं है तो कन्फर्म कर लीजिएगा, जुमे के दिन मस्जिदों में पुलिस खड़ी हो रही है। मेरा खुद झगड़ा हुआ है आज से 4-5 जुमा पहले, पार्लियामेंट की मस्जिद में लोग निकल रहे हैं और पुलिस पूछ रही तुम कहाँ के रहने वाले हो, कैसा आए हो? वो बेचारा गरीब मुसलमान सफाई दे रहा है। ये कभी सोचा आपने इस मुल्क में? तो हम जानते हैं कि हमारी लिमिटेशन क्या है, लेकिन यकीन है हमने इतना बड़ा इत्तेहाद और सपोर्ट सारी बिरादरी का, मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियंस का कभी नहीं देखा, और मुस्लिम जमातों में भी इतना इत्तेहाद कभी नहीं देखा जो अब है। सड़कों को जाम करना या सड़कों पर बैठना ये आंदोलन का एक प्रारंभिक रूप है। उसको अगर गोदी मीडिया या उनके चैनल बदनाम करते हैं तो हम उसको उस बात को सही नहीं मानते हैं। चक्का जाम की टर्मिनोलॉजी बंगाल में आई है, हर 2-3 महीने पे वो चक्का जाम करते हैं। चक्का जाम से मुराद ये है कि कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे, कोई उसमें नई चीज़ नहीं है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट का राइट है। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन को मुसलमानों का आंदोलन बना रहे हैं, तो इस आंदोलन में हमारा एक रिलीजियस अकीदा है, हमारा रिलीजियस सेटअप है कि भाई ये वक्फ की जो का कानून है ये हमारे रिलीजियस राइट्स पर अटैक करता है। तो एक मुद्दा तो ये रिलीजियस फ्रीडम का है, लेकिन उसी के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर्टी होल्डिंग राइट को ये चैलेंज करता है, तो ये दूसरा मुद्दा है। दूसरा ये है कि माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कंटेन कर सकते हैं, ये उसको चैलेंज करता है। तो इसमें एक सिर्फ आप उसको एक नज़र से देख रहे हैं कि ये मुसलमानों का रिलीजियस मुद्दा है, लेकिन मुसलमानों के रिलीजियस मुद्दे के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल के इथोस का मुद्दा है। तो तमाम देश को ये सोचना पड़ेगा। अभी आपने सवाल किया कि जैन मंदिर तोड़ा गया, आपको ये सवाल भी करना चाहिए कि जिस दिन ये बिल पास हुआ है उसके अगले दिन ऑर्गेनाइज़र में ये लिख के क्यों आया कि मुसलमानों से ज़्यादा ज़मीन क्रिश्चियंस के पास है और अब क्रिश्चियंस का नंबर है। तो असल मसला ये बिल का नहीं है, ये जो है असल मसला किसी को ठीक करने का नहीं है। असल मसला ये है कि ये तमाम ज़मीनें सरकार किसी तरह से कब्ज़ा करे, और जिस तरह सरकार तमाम प्राइम प्रॉपर्टीज़ अपने दोस्तों को
कौड़ियों के भाव लीज पे देती है, ये उसका पूरा एजेंडा है और इससे पूरा मार्केट जुड़ा है। आज ये कहा जा रहा है कि जो बम्बई में धारावी का इलाका है वो अडानी को दे दिया गया है बहुत सस्ते में, तो अब जो ये प्राइम में इलाकों में हमारी मस्जिदें, हमारे मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, उनकी तैयारी हो रही लीज पे देने के लिए। अगला नंबर चर्चों से ज़मीन लगी हुई जो ज़मीन है उसका होगा। और दूसरी बात ये कि हम सब लोग जो सिविल सोसाइटी का पार्ट है, रिलीजियस क्लर्जी से नहीं है, उसकी चिंता ये है कि इस मुद्दे के तहत आप संभल जैसा डिस्प्यूट हर शहर में खड़ा कर देंगे। किसी पुरानी प्रॉपर्टी में जाएंगे, वहाँ कब्जा लेने की बात करेंगे, फिर अपने ही लोगों से पथराव कराएंगे, फिर अपने ही लोगों से FIR कराएंगे और एक कंटिन्यू टेंशन आप लगातार देंगे। इसलिए इस बिल के विरोध करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं और जब रीज़न्स अलग अलग हैं तो विरोध करने के तरीके भी अलग होंगे। कहीं मुसलमानों की रैली होगी, कहीं सामाजिक आंदोलन के लोग जुड़ेंगे, कहीं छात्रों का संघर्ष होगा। तो जिस तरह से ये बिल हमारे अलग अलग डायरेक्शंस पे, अलग अलग डायमेंशंस पे हमको अटैक करता है, रेजिस्टेंस भी उसी अलग अलग डायमेंशन पे होगा। 24 तारीख को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वक्फ के जो नए एक्ट बना है उस एक्ट के ऊपर हमने वक्फ कॉन्फ्रेंस एक बुलाई हुई है जो पब्लिक मीटिंग है, और इस पब्लिक मीटिंग के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। 24 तारीख को शाम 4 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड में एक पब्लिक मीटिंग होगी जो वक्फ एक्ट के विरोध में पब्लिक मीटिंग होगी। और इसमें देश की जितनी भी सिविल सोसाइटी है, यानी कि सिविल सोसाइटी को हम लोग क्लब कहते हैं, एक मिक्सचर ऑफ द एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग यानी कि वकील और जजेस, उसके साथ साथ पत्रकार और उसके अलावा एकेडमिया से जुड़े हुए प्रोफेसर्स और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो JPC के भी मेंबर रहे हैं, और उसके अलावा संसद में भी उन्होंने वक्फ के इस बिल के समय प्रखरता से इसका विरोध किया था। वो सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। और अभी तक जो ये लगातार मीडिया चला रहा है या कुछ लोग चला रहे हैं कि पूरा समाज जो है वो इनके साथ नहीं है, तो अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के इनविटेशन को देखेंगे तो तकरीबन 30 के आसपास स्पीकर इस प्रोग्राम में हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं या डाइवर्स रिलीजन से हैं, डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से हैं, डाइवर्स प्रोफेशन से हैं, और वो इस पूरे एक्ट के विरोध में अपनी बात रखेंगे। और ये प्रोग्राम शाम 4 बजे 24 तारीख को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में शुरू होगा। 4 से 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और तकरीबन 30 के आसपास इसमें स्पीकर्स हैं और वो सारे लोग इस पे अपनी बात रखेंगे। सर इसमें कोई रिटायर्ड जज नहीं है? इसमें पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस इस प्रोग्राम पे मौजूद रहेंगे, इकबाल अंसारी साहब। इसमें क्या सफलता मिलेगी आपको, क्या होता है? देखिए, इससे पहले बहुत ढेर सारे कानून बने हैं और कानून बन के वापस लिए गए हैं। लैंड अमेंडमेंट का जो एक्विजिशन का एक्ट था वो मोदी 1 में वापस लिया गया था। फार्मर्स का जो 3 कानून लाए गए थे वो भी वापस लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें डाली थी, उसको खुद पार्लियामेंट ने जो है उन एक्ट को वापस लिया, चाहे वो टीचर रोस्टर का एक्ट हो, चाहे वो जलीकट्टू का हो। तो ये कानून बनाए जाते हैं और जनता जब इन कानून को वापस लेने की बात करती है तो फिर ये कानून वापस लिए जाते हैं। कोई कानून हिंदुस्तान के अब इंग्लैंड से नहीं बन रहे हैं कि इंग्लैंड में कानून एक बार पारित हो गया तो अब दोबारा हिंदुस्तान की जनता लाठी खाती रहे और साइमन गो बैक के नारे लगाती रहे, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। डेमोक्रेसी में कानून जनता के लिए लाए जाते हैं और जनता जब इसका विरोध करती है तो वो कानून वापस लिए जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भलाई के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए और मुसलमानों के लिए कानून लाया गया है, लेकिन जब मुस्लिम समाज ही इस कानून का विरोध कर रहा है तो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग इस कानून को वापस लेना चाहिए और यही बेसिक डिमांड हमारी है। लेकिन सर संसद में एक कानून बना है, आपके 24 नुमाइंदे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, उन्होंने तो इस तरह से विरोध नहीं किया था जिस तरह से आप करने लगे हैं विरोध। संसद में बहसें होती हैं, उन बहसों में उन्होंने विरोध किया। संसद में वोट डाला जाता है, उन्होंने उसके विरोध में वोट डाला। तो जितने भी तरीके होते हैं विरोध करने के वो संसद में किए गए हैं। जो तरीके सड़क में विरोध करने के होते हैं वो सड़क में विरोध किया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में बना है सर ये कानून। लोकतंत्र के मंदिर में बहुत सारे कानून बने हैं और बहुत सारे कानून वापस लिए गए हैं।
लोकतंत्र के मंदिर में अगर नंबरों का गलत इस्तेमाल करके, लोगों की बातों को न सुन के, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिन डेलीगेशंस ने उनके मुलाकात करी थी उनकी बात न मान के, जो मेंबरों के सजेशंस थे उनकी न बात मान करके, सिर्फ मेजोरिटेरियन सेटअप के तहत अपने नंबर्स को दिखाते हुए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून नहीं बनाया जाता, कानून थोपा जाता है। रात के 3 बजे अचानक इस कानून को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपसे कोई कानून मांग नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती कानून बनाना चाह रहे हैं हमारे लिए। तो इस तरह के कानून को संसद अगर बनाती है तो संसद के बाद संसद को करेक्ट करने के लिए जनता होती है, और संसद में जो लोग जानते हैं वो जनता से ही चुन के जाते हैं और जनता ही इसका विरोध कर रही है।